मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक श्री रनर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आप सभी के लिए एक ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिससे रिलेटेड आपके बीपीएससी परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये टॉपिक है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है दोस्तों, और इससे रिलेटेड आपकी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस पे है। और इससे रिलेटेड दोस्तों टॉप 150 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें दोस्तों मैं आपको ये पूरा जो 150 क्वेश्चन है 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न पूछना क्या चाहता है, एमसीक्यू टाइप से प्रश्न है दोस्तों, सबको देख लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना थी वो किसकी पहल पर की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के पहल पर की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, इसको देखिएगा। कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां पे हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कराए कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दिनेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, बी राघवाचार्य के द्वारा या फिरोज शाह मेहता के द्वारा? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? दिनेश चंद्र जो बनर्जी थे दोस्तों उनके द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं आपके बीपीएससी परीक्षा के दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक यहाँ पे आपको बताना है। तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, थियोसोफिकल सोसाइटी की या पूना सार्वजनिक सभा की? तो राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था वो किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड बेवेल? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लीटन जो थे दोस्तों उनके शासनकाल में पारित हुआ था। किसके? लॉर्ड लीटन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कराए कि प्रश्न नेक्स्ट है दोस्तों, कराए कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो पूना सार्वजनिक सभा थी उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह मेहता के द्वारा, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा या महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। रानाडे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यंग इंडिया के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय जो थे दोस्तों वो यंग इंडिया के लेखक थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि इलवर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इलवर्ट जो विधेयक था वो किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड लीटन के या लॉर्ड कर्जन के? तो इलवर्ट विधेयक जो था वो लॉर्ड रिपन
वायसराय थे दोस्तों, उनके काल में पेश किया गया था, लॉर्ड रिपन। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा किया गया था? वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश इंडिया जो सोसाइटी थी उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो थी किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे A.O. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नरोजी या फिरोज शाह मेहता? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नरोजी द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का मेन कारण क्या था? उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार या उपयुक्त सभी कारण बताए गए हैं, या उपयुक्त सभी कारण? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान और संस्कृति के नवजागरण और उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। तो सभी ही कारण थे उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? कभी कभी पूछ लेता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या लॉर्ड बेवेल के द्वारा या लॉर्ड लीटन के द्वारा? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी साधन थे। तो जो उग्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार करना, स्वदेशी चीज़ें और राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी क्या थे? उनके साधन थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दक्षिण शिक्षा जो समाज की स्थापना थी वो किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा या बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना जो थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यहाँ पे एक कथन दिया गया है, कह रहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार था, मैं इसे लेके रहूंगा। यह किसके द्वारा कहा गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, फिरोज शाह मेहता के द्वारा या बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय के द्वारा? तो दोस्तों यहाँ पे यह जो कथन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का कथन है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। और यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने या लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने, भगत सिंह ने? तो मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है,
यहाँ पे करा है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे की गई थी, अमेरिका में, और किसके द्वारा किया गया था, लाला हरदयाल के द्वारा, भाई परमानंद के द्वारा, या चंपकरमण पिल्लई के द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, करा कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में से वास्तविक रूप से में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। जो कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेता थे उनमें वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। मुंबई अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या पूना अधिवेशन में। तो किस में हुआ था, इस सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे। देखिए, दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले जो क्रांतिकारी नेता थे उनका नाम यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या यशपाल थे। तो दोस्तों यहाँ पे कौन थे, आपको बता दें, सरदार भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, और कहाँ पे, दिल्ली के, और सन कौन सा था, 1920 में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था। क्रांतिकारी आंदोलन का तत्कालिक असफलता का कारण क्या था। केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि क्रांतिकारी आंदोलन का तत्कालिक असफलता मतलब तत्कालिक असफल हो जाने का मेन कारण क्या था कि केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर जो दमन नीति हो, और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, उपयुक्त सभी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ था। दोस्तों अभी तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के उग्रवादी और उग्रवादी नेताओं में क्या हुआ था, उनके विवाद हो गया था। तो इसमें क्या बताया, पूछा जा रहा है कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल हो गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि कांग्रेस का उग्रवादी और उदारवादी नेताओं में मेल कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग का समझौता कब हुआ था, 1912 में, 1914 में, 1916 या 1918 में। तो लखनऊ समझौता, जिसको कांग्रेस लीग समझौता भी बोला जाता है, वो कब हुआ था, वो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। भारत में जो होम रूल आंदोलन था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में होम रूल आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, उसका नेतृत्व श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य जो तिलक थे दोस्तों उनके नेतृत्व में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है कि रौलेर एक्ट का उद्देश्य क्या है। कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रोलेर एक्ट जो है दोस्तों उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था कि इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी सकती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न पे,
प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। कह रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो थी वो कब घटित हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को, 18 मार्च 1919 या 15 मार्च 1920 को, 24 नवंबर 1919 को। तो जलियांवाले बाग हत्याकांड की जो घटना थी वो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 1919 में घटित हुआ था और तारीख क्या था, 13 अप्रैल का दिन था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई। हंटर कमेटी जो थी उसकी नियुक्ति जो थी किस घटना की जांच करने के लिए किया गया था। तो लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, काकोरी षड्यंत्र केस की जांच करने के लिए, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हंटर कमेटी जो थी वो सरकार के द्वारा सिर्फ इसलिए नियुक्त की गई थी तो जो जलियांवाला हत्याकांड था उसकी जांच के लिए या उसकी घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ देखिए क्या पूछा जाए। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना। जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उस आंदोलन में क्या कार्यक्रम था, उसका उद्देश्य क्या था। सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकार वैतनिक तथा अवैतनिक पदों और उपाधियों का त्याग करना, उपयुक्त में से सभी कार्यक्रम। तो असहयोग आंदोलन के सभी कार्यक्रम शामिल थे दोस्तों। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। विदेशी वस्तुओं की होली जलाने की घटना से, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना से, अदालतों के बहिष्कार की घटना से, या चौरी चौरा कांड के कारण। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया था वो किसके कारण, चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कभी कभी दोस्तों आपके प्रश्न पूछ लेता है कि स्वराज जो दल था उसकी स्थापना कब किया गया था। उसकी स्थापना 1923 में और तारीख क्या था, 1 जनवरी को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था उसको भी आप जान लीजिए कि देश बंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा, लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक के द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों स्वराज दल की स्थापना देश बंधु जो चित्तरंजन दास थे उनके द्वारा और उनके साथ मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था। बजट को रद्द करना, नौकरीशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों या पद पर अधिकार करना, उपयुक्त सभी कार्यक्रम इसमें शामिल थे। तो दोस्तों स्वराज दल के कार्यक्रम में बजट को रद्द करना, नौकरीशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना और समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, इसको बताइएगा। प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था। बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पर उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो साइमन कमीशन आया था वो भारत में कब आया था। फरवरी 1928 में, मार्च 1928 में, या फरवरी 1929 में, मार्च 1929 में। तो साइमन कमीशन जो था 1928 फरवरी में आया था। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे। जो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन बना था उसमें 7 सदस्य थे, उसमें कितने भारतीय थे, 1, 2, 3 या एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो दोस्तों इसमें आपको बता दें कि जो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन बना था उसमें एक भी सदस्य ऐसे नहीं थे जो कि भारतीय हों। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी। साइमन कमीशन के द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, उपयुक्त सभी सिफारिशें दोस्तों इसके द्वारा की गई थी। तो साइमन कमीशन के द्वारा सभी जितनी भी सिफारिशें यहाँ पे दी गई हैं, चाहे द्वैध शासन की समाप्ति हो या बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना हो या संघ शासन की स्थापना, सभी सिफारिशें जो थे साइमन कमीशन के द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों के ढेरों में रखने योग्य है। यह रिपोर्ट जो है रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसने कहा है? सर शिवा स्वामी अय्यर ने, सर शफात अहमद खान ने, मी एंड्यूज के, पी.ई. रॉबर्ट्स के। तो यह जो कथन यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि यह रिपोर्ट जो है रद्दी कागजों के ढेरों में रखने योग्य है, यह सर शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए करा है कि नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और इसके अलावा केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजित की जाए, या उपयुक्त सभी सुझाव दिए। नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों ये सभी सुझाव जो यहाँ पे दिए गए हैं, भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए या केंद्र प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजित की जाए, ये सभी जो थे सुझाव जो है नेहरू रिपोर्ट में दिए गए थे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता जो थी उसका प्रस्ताव कब और कहां पे पारित किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, 1922 के गया अधिवेशन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव था वो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930, 6 मार्च 1931, 6 मार्च 1932 को। तो महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून का विरोध कब किया गया था? 1930 में 6 अप्रैल के दिन इसका विरोध किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकलना पड़ना चाहिए। गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकलना पड़ना चाहिए। बहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना चाहिए। बहन जो है, बहनों को मतलब औरतों को शराब, अफीम और विदेशी वस्तुओं के दुकानों पर धरना देना चाहिए, या हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। उपयुक्त में से सभी कार्यक्रम। दोस्तों इस प्रश्न का गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? बता दें आपको कि गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकलना चाहिए, कि मतलब गांव-गांव के जो व्यक्ति हैं उनको नमक बनाने के लिए निकलना चाहिए। उसके अलावा बहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर ध्यान देना चाहिए और हिंदुत्व को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। उपयुक्त सभी क्या है? उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था उसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 12 नवंबर 1929 को, 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1931 या 12 नवंबर 1932 के। तो इसका प्रथम जो गोलमेज था उसका सम्मेलन या उद्घाटन कब किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, इसका उद्घाटन 12 नवंबर 1930 में किया गया था। 12 नवंबर 1930।
चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। जो गांधी इरविन समझौता था वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1932, 5 अप्रैल 1931 या 5 अप्रैल 1932 में। तो गांधी इरविन समझौता जो था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे करा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? मैकडोनाल्ड जो अवार्ड था उसके किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा था, मतलब उससे उनके हृदय को चोट लगी थी? चाहे वह बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व करना, और स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करना, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करना। दोस्तों बहुत ही इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? मैकडोनाल्ड जो अवार्ड था दोस्तों उसके इस प्रावधान से कि दलित जो वर्ग के लिए थे व्यक्ति उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना, इस घटना ने गांधी जी को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाया था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन था उसका आयोजन कब किया गया था? 7 सितंबर 1930 को, 12 अक्टूबर 1931 को, 17 नवंबर 1932 या 17 दिसंबर 1933 को। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया था? लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 21 नवंबर 1939 को, 19 नवंबर को या 22 नवंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 या 22 जनवरी 1940 को। तो लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस था 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव जो था उसकी मुख्य बात क्या थी? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। दोस्तों अगस्त प्रभाव जो प्रस्ताव था उसमें सभी को शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? जो क्रिप्स भारत आए थे उसको, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। दोस्तों क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण सभी थे, जैसे युद्ध की बिगड़ती हुई हालत और स्थिति और जापान की संकट, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण या ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942, 8 सितंबर 1942, 8 अगस्त 1943, 8 अगस्त 1944। तो अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 8 अगस्त 1942। चलिए अगले प्रश्न पे, और आज की क्लास का लास्ट है दोस्तों, जल्द ही पार्ट सेकंड भी लेके आऊँगा इसका। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन के सफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अव्यवस्था, उपयुक्त सभी कारण थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का कारण मेन क्या था?
क्रिस मिशन की असफलता, जो क्रिस मिशन आया था दोस्तों, उसका असफलता और निराशा और व्याग्रता इसका प्रमुख कारण था। इसके अलावा वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, ठीक है, और शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।